रिसेंटली मैंने OSWA सर्टिफिकेशन का एग्जाम दिया, उसे पास करा एंड नाउ आई एम एन OSWA सर्टिफाइड प्रोफेशनल। इस पूरी वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि OSWA सर्टिफिकेशन है क्या, कैसे मैंने उसके लिए प्रिपेयर करा, एग्जाम में क्या क्या आता है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या कॉस्ट रहती है, क्यों मैंने इस एग्जाम को दिया, क्या आप लोगों को ये एग्जाम देना चाहिए या नहीं, पूरा अच्छे से बात करेंगे। और इसको डिटेल में डिस्कस करने का रीज़न एक और भी है, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशन है ये फेयरली न्यू है। लास्ट ईयर 2023 में ही ये लॉन्च हुआ था, तो काफ़ी कम कंटेंट इससे रिलेटेड अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर आप देखो यूट्यूब पे बहुत कम है, गूगल पे आर्टिकल्स बहुत कम है, इसीलिए इसको मैं थोड़ा डिटेल में रखना चाहता हूँ ताकि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है या फिर एनरोल्ड है ऑलरेडी, उनकी काफ़ी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो ऑफसेक वेब एसेसर, ये जो OSWA सर्टिफिकेशन है, ये है क्या। तो ये ऑफसेक की तरफ से कराया जाता है, यानी कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी, जिसका पहले नाम ऑफेंसिव सिक्योरिटी था, अब उन्होंने चेंज करके ऑफसेक रख लिया है, जिनकी तरफ से OSCP सर्टिफिकेशन भी आता है। तो उसी कंपनी की तरफ से ये कराया जाता है। अब आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, ऑफसेक कंपनी है क्या, क्या करती है, सबको पता है। काले लिनक्स उनका, एक्सप्लॉइट DB उनका, बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स उनके, टूल्स उनके, बहुत पॉपुलर कंपनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सर्टिफिकेशन ऑफसेक में कहाँ पे स्टैंड करता है। तो जैसे OSCP जो है ना, वो नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग की स्टार्टिंग सर्टिफिकेशन है, बिल्कुल ठीक है, कि अगर आपको नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना है और ऑफसेक का पाथ फॉलो करना है तो सबसे पहले आपको OSCP करना चाहिए। उसी हिसाब से ऑफसेक ये कहता है जिन लोगों को वेब में एडवांस करना है तो उनका जो स्टार्टिंग सर्टिफिकेशन है जो ऑफसेक की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है वो है OSWA, ऑफसेक वेब एक्सेसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि मैंने ये क्यों दिया। भाई अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये स्टार्टिंग सर्टिफिकेट है तो मैंने इसको क्यों दिया, तो यहाँ पे मैं सीधा एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ऑफसेक की जब भी हम बात करते हैं तो उनका ये मतलब नहीं होता कि वो अगर कह रहे हैं ना कि ये स्टार्टिंग सर्टिफिकेट है उनका तो ये सबसे बेसिक सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे आप लोगों को पता होगा OSCP वो बोलते हैं कि उनका स्टार्टिंग सर्टिफिकेट है, तो ऐसा नहीं कोई भी कर लेगा, वो हार्ड एग्जाम देते हैं। सिमिलर केस है OSWA के साथ। OSWA अगर वो कह रहे हैं स्टार्टिंग सर्टिफिकेट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली सर्टिफिकेट है, इसमें भी आपको काफी हार्ड चीजें मिल सकती है। इसीलिए मैंने सर्टिफिकेट को करा क्योंकि मैं ऑलरेडी ये काम करता हूं। तो ये जो OSWA फोकस करता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पे, यानी कि आपको क्या मिलेगा, आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, कुछ सोर्स कोड नहीं है, कुछ आपको क्रेडेंशियल्स वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, आपको उसको टेस्ट करना है और हैक करना है। तो बिल्कुल मैं अपनी जॉब पे यही काम करता हूँ, बग बाउंटी हंटर से यही काम करते हैं। इसीलिए सर्टिफिकेट मैंने करा कि अपनी जो करंट में काम कर रहा हूँ उसको एडवांस करने, कुछ नया सीखने के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें पढ़ाया क्या क्या जाता है, इसका सिलेबस क्या है, इसके कंटेंट में आता क्या क्या है, ये बात करते हैं। अब इसका जो सिलेबस है वो फ्री में अवेलेबल है, डाउनलोड करने के लिए आप ऑफसेक में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ऑफसेक से वहाँ उनके फ्री में वेबसाइट में डला हुआ है PDF, आप उसकी डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं फिर भी आप लोगों को बताऊं तो ये काफ़ी सारी जो मेजर वनरेबिलिटीज है जो एक बिगनर को या इंटरमीडिएट को आनी चाहिए, वो सारी इसमें कवर करी गई है। जैसे SQL इंजेक्शन हो गया, XSS हो गया, कोर्स मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गई, CSRF हो गया, XXE हो गया, SSRF हो गया, SSTI हो गया, IDOR हो गया, ये सारी वनरेबिलिटीज इसमें कवर करी गई है, अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पे आता है कि क्या मेरे को कुछ नया सीखने को मिला, क्योंकि ये सारी वनरेबिलिटीज तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को आती होगी जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या बग बाउंटी में, तो सबको आती होगी। तो क्या मुझे कुछ नया सीखने को मिला, मतलब ये यूजफुल था, जो कंटेंट इनका था, क्या उस पर पढ़ना, ठीक है, एग्जाम को छोड़ दे, क्या उसको पढ़ना कुछ आपको नया सिखाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगा है कि ये जो कंटेंट था उसमें मेरे को ऑलरेडी 80-85% आता था, लेकिन फिर भी जो 10 to 15% था वो मेरे को नया सीखने को मिला इसमें। ठीक है, काफ़ी सारा फोकस जो इसमें ब्लाइंड में रखा गया है, वो अच्छी पार्ट मुझे लगा। और दूसरा लॉजिकल थिंकिंग में बहुत रखा गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लाइंड XSS, ब्लाइंड SSRF, ब्लाइंड SSTI, इसमें काफ़ी फोकस रखा गया है कि आपको कुछ नहीं दिख रहा, आप SSRF कर पा रहे हो, आपको पिंग नहीं आ रहा आपके सिस्टम पे, यानी कि आप बाहर के किसी सिस्टम को पिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन आप इंटरनल रिसोर्सेज को कर पा रहे 127, उससे आप कैसे फर्दर और एक्सप्लॉइट कर सकते हो। लॉजिकली बहुत थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक एक्सेस मिल गया और आपने कुकी चुरा ली, आपको चेंज करना पड़ सकता है मल्टीपल वनरेबिलिटीज को। आपको सोचना पड़ेगा कि ये पीसीज आपस में जुड़ के कैसे मैं इससे एक्सेस ले पाऊंगा, एडमिन का है, कैसे इससे मैं RCE ले पाऊंगा। तो काफी सोचना पड़ता है लॉजिकली, वो एक अच्छा पार्ट लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें कुछ सीखने को नया मिला। काफी सारा कंटेंट मुझे ऑलरेडी पता था, XSS के बेसिक सारे पेलोड्स मुझे आते थे, पर वही जो ब्लाइंड वगैरह वाला पार्ट था वो मुझे ऑलरेडी आता, लेकिन इसमें काफी उसको और अच्छे से समझाया गया कि आप ब्लाइंड से कैसे और एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हो, XSS से कैसे फिशिंग अटैक। अब देखो
हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, कुकी चुराने की प्रैक्टिस कर ली। यहाँ पे आपको बहुत कुछ और एडवांस में ले जाते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन में और क्या क्या करा जा सकता है, कैसे आप ब्राउजर की जो कैश है वो चुराया जा सकता है, लोकल स्टोरेज चुराया जा सकता है, फिशिंग अटैक कैसे करा जा सकता है ब्राउजर में स्टोर्ड क्रेडेंशियल्स एक्सेसेस की मदद से। तो ये काफ़ी और आगे तक उसको ले जाता है ब्लाइंड सिनेरियोज में। वो मुझे एक चीज़ काफ़ी इसकी अच्छी लगी, तो वो पार्ट एक अच्छा है। लॉजिकली थिंकिंग मैंने आपको बता दिया, चेन करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कैसी चेनिंग हो सकती है, आपको एक SSRF मिला, SSRF की मदद से आप इंटरनल एंड पॉइंट्स को देख पाते हो। फिर इंटरनल एंड पॉइंट्स में आपको एक ऐसा एंड पॉइंट मिलता है जिससे आप एडमिन्स को क्रिएट कर पा रहे हो। अब मैं तो एडमिन को नहीं क्रिएट कर सकता क्योंकि मैं तो कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर भी नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी तरीके से इस एंड पॉइंट पे मैं CSRF करवा दूं कि एडमिन क्लिक कर दे इस एंड पॉइंट पे, तो एडमिन क्रिएट हो जाए। अब वो कैसे करूंगा, तो फिर मुझे क्या मिलता है आगे चल के, मैं देखता हूं कि अरे मुझे एक एक्सेस मिलता है। अब ये ब्लाइंड एक्सेस है और ये ब्लाइंड एक्सेस से एडमिन बार बार इसको देख रहा है, तो फिर मैं ब्लाइंड एक्सेस में जावास्क्रिप्ट का ऐसा कोड लिखूंगा जिससे वो जो एंड पॉइंट मैंने SSRF की मदद से ढूंढा था, वो एंड पॉइंट पे मैं रिक्वेस्ट लगाऊंगा उस जावास्क्रिप्ट कोड की मदद से जो मैंने एक्सेस के थ्रू पहुंचाया है एडमिन तक। और ऐसे करके आप इतनी चीज़ों को मेंटेन करके आपको यहाँ पे क्या मिलता है, एक एडमिन क्रिएट हो जाता है जिससे आप एडमिन पैनल में लॉग इन कर पाओगे। तो लॉजिकली बहुत सोचना पड़ता है, बहुत खेलने को मिलता है, बहुत मजा आता है। मेरे को बहुत फन लगा ये चीज़ें, क्योंकि मैं बहुत टाइम से थियोरेटिकल सर्टिफिकेशन कर रहा था, CISSP CISM, बोर हो गया था। ये वाला जो सर्टिफिकेशन जो ऑफसेक की तरफ से कराए जाते हैं, बहुत सोचने को मिलता है और कुछ हैंड्स ऑन होता है तो मजा आता है। तो काफी अच्छा सर्टिफिकेशन मुझे लगा इस बारे में कि आपको बहुत सोचने को मिलता है यहाँ पे, और आपको बिल्कुल सिंपल चीजें नहीं मिल जाती कि भैया ये रहा है इसमें SQL इंजेक्शन है, कर दो सीधा SQL इंजेक्शन। ऐसा नहीं कि आपने SQL मैप रन करा डन। SQL मैप अलाउड है, सारे टूल्स अलाउड है, बट SQL मैप एग्जाम में काम ही नहीं कर रहा था मेरा, तो मेरे को मैन्युअली SQL इंजेक्शन एक्सप्लॉइट करना पड़ा। तो फन था, पर एग्जाम में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि यार ये क्या काम कर रहा हूँ, इतना टाइम मेरा SQL मैप बचा सकता था। लेकिन SQL मैप कुछ जगहों पे काम करता है, कुछ जगहों पे थोड़े मेरे को फिल्टरिंग करनी पड़ी, रैंडम एजेंट लगा, ये लगा वो लगा, काम कर गया था। वो कोशिश करते हैं कि उन्होंने सब अलाउ कर रखा, लेकिन वो काम ही नहीं करता, उन्होंने कुछ ऐसे सिनेरियोज कर रखे होते हैं, ठीक है। बट वो फन था, ठीक है। बाद में मुझे अच्छा लगा वो, जब पूरा एग्जाम हो गया मेरा टाइम के अंदर, फिर मुझे लगा कि यार नहीं अच्छा था, सीखने को मिला कुछ, ठीक है। जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आपका टाइम लग रहा था ना, 2 घंटे चले गए और मैं लगा हुआ हूँ पेलोड्स लगाने पे, तब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, पर मजा आता है। अब हम आते हैं कि मैंने इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करी, मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज करी। तो मैंने सिर्फ ऑफसेक ने जो कंटेंट प्रोवाइड करता, ऑफसेक आपको 4 चीजें मेन प्रोवाइड करता है। वीडियोज हो गई, ठीक है, PDF हो गई, एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करता है, एक्सरसाइजेज वाली लैब हो गई, और एक चैलेंज लैब्स आपको प्रोवाइड करता है। 4 चीजें आपको ऑफसेक प्रोवाइड करता है। मैंने वो सिर्फ 4 चीजें करी थी। इनकी तरफ से क्या प्रोवाइड करा गया है, आपको एक PDF मिलती है, वीडियोज हर चीज की मिलती है, आपको हर टॉपिक की लैब्स मिलेगी, हर चीज की। एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज की डिफरेंट लैब, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे सॉल्व करते जाओ, एक्सरसाइजेज जैसे होती है। और फिर होती है चैलेंज लैब्स, जैसे कि पूरी चैलेंज मतलब एक मशीन टाइप की पूरी अपने आप में, कि उसमें आपको क्या काम करना होगा। जैसे अब इसका गोल क्या होता है, अगर मैं बात करूं OSWA का गोल क्या है, आपको पहले एडमिन एक्सेस लेना है, और एडमिन एक्सेस के बाद आपको RC लेना है, ठीक है। 2 लेवल्स होते हैं। एक वेब एप्लीकेशन को कैसे हैक करना है, पहले उसका एडमिन एक्सेस लेना है, एडमिन पोर्टल से RC लेना है। तो आपको ऐसे वहां पे 8 जो इनकी चैलेंज लैब्स मिलती है ना, वो सिर्फ 8 दी है। ये थोड़ी सी मुझे कमी लगी कि इन्होंने सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए 8 लैब्स दिए। वो 8 लैब्स आपको करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे को और प्रैक्टिस की जरूरत है, आप HTTP प्रूविंग ग्राउंड्स प्रैक्टिस कर सकते हो दुनिया भर जाके। मैंने कहीं नहीं करी, ठीक है। अब अगर मैं बताऊं कि मेरे को प्रेप करने में कितना टाइम लगा, तो मैंने जो अपनी चैलेंज लैब्स थी, यानी कि अपना जो मटेरियल था वो स्टार्ट करा था 28 सितंबर को, और अपना एग्जाम शेड्यूल कर दिया था मैंने 28 अक्टूबर को। तो मुझे पूरा 1 महीना लगा। उस 1 महीने में मेरे को B-साइड से अहमदाबाद जाना था, तो 5 दिन हटा दो, तो बेसिकली 20 से 25 दिन लगे मुझे पूरा प्रिपेयर करने में इसको, ठीक है। उसमें मैंने सारा कंटेंट पूरा देखा, इनकी सारी वीडियोस मैंने देख ली थी, पूरी PDF इनकी पढ़ ली थी, पूरी एक्सरसाइजेस की जितनी लैब्स थी वो सारी कर ली थी, चैलेंज की जितनी लैब्स थी वो सारी कर ली थी। बहुत सारा कंटेंट होता है, पर वो मैंने कर लिया था 20-25 दिनों के अंदर। उसके बाद मैंने अपना एग्जाम सेट करा और एग्जाम दिया। अब इनका एग्जाम आता कैसे है, एग्जाम में आपको 5 मशीन्स मिलती है, ठीक है। 5 मशीन्स की जगह मैं ऐसे बोलता हूँ 5 वेब एप्लीकेशंस मिलती है। हर वेब एप्लीकेशन में 20 पॉइंट की होती है, एक एप्लीकेशन 20 पॉइंट। पहले 10 पॉइंट आपको कैसे मिलेंगे, एडमिन एक्सेस लेने पे, और अगले 10 पॉइंट कैसे मिलेंगे, RC लेने पे। यानी कि एक मशीन में 20 पॉइंट हो गए, एडमिन एक्सेस के 10 पॉइंट और RC लेने के 10 पॉइंट। तो ऐसे करके आपको 100 पॉइंट टोटल इकट्ठे कर सकते हो आप। 70 चाहिए होते हैं पास करने के। सिंपल बिल्कुल OSCP वाला पैटर्न है, जैसा OSCP होता है वैसे ही सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करा गया है। बस आपको यहाँ पे कोई प्रिविलेज एस्केलेशन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 पॉइंट आपको मिलते हैं local.txt पढ़ने के, जो कि एडमिन पैनल पे पड़ी होती है, और 10 पॉइंट अगले आपको मिलते हैं proof.txt पढ़ने के, जो कि सर्वर पे होती है।
आप proof.txt के साथ एक चीज याद रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है आपको RC लेना है। अगर आपको लेट से आपको LFI जैसी कोई वनरेबिलिटी मिल गई, डायरेक्टली ट्रेवर्सल जैसी, आप उसकी मदद से भी proof.txt को पढ़ पा रहे हो तो वो भी वैलिड माना जाता है सिनेरियो, ठीक है। आपको कोई भी ऐसी वनरेबिलिटी मिल गई जिससे आप फाइल पढ़ पा रहे हो डायरेक्टली proof.txt, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको RC लेने पे 10 पॉइंट मिलेंगे, आप अगर proof.txt पढ़ पा रहे हो तो आपको मिल गए आपके 10 पॉइंट, आपका काम हो गया, ठीक है। समझ आया कैसा एग्जाम होता है। एग्जाम में आपको ये फॉलो करना होता है। और एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। आप सोचो कि भाई इजी सा एग्जाम आ जाएगा, कर लूंगा, आएगा एग्जाम रिलेटेड से जो आपने पढ़ा है, हमेशा उससे रिलेटेड ही एग्जाम आएगा, कुछ आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं आता, आएगा उसी से, बट सोचना पड़ता है। वही लॉजिकल थिंकिंग, आपको सिनेरियो सोचने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक अपडेट पासवर्ड फील्ड है, ठीक है, एक एग्जाम्पल बिल्ड करते हैं कि एक अपडेट पासवर्ड बटन है, ठीक है, आप उससे अपना पासवर्ड अपडेट कर सकते हो। और आप जब चेक कर रहे होते हो तो आप चेक करते हो कि वो ओल्ड पासवर्ड को चेक नहीं कर रहा है, वो आपका मांगता है करंट पासवर्ड क्या है और न्यू पासवर्ड आपको क्या रखना है, लेकिन वो करंट पासवर्ड में कुछ भी डाल दो, चेक नहीं कर रहा। फिर आप आगे जाते हो, आपको एक ब्लाइंड एक्सेस मिलता है। अब आप ब्लाइंड एक्सेस से आप सोचते हो कि यार कुकीज चुरा लेता हूँ, कुकीज चुराने की कोशिश करते हो, वो HTTP ओनली होती है, वो आप नहीं चुरा पाते। फिर आप सोचते क्या करूँ, तो आप सोचते हो कि यार ब्राउजर का कैश चुराने की या ब्राउजर की स्टोरेज चुराने की कोशिश करता हूँ, आप चुराते हो। उसमें आपको क्या मिल जाता है, आपको बेयरर टोकन मिल जाता है, ठीक है, ऑथराइजेशन वाला जो बेयरर टोकन होता है वो मिल जाता है। तो आप क्या काम करते हो, फिर आप सोचते हो इसको कैसे यूज कर सकते हो, तो आप अपडेट पासवर्ड फील्ड पे रिक्वेस्ट लगाते हो, ठीक है, विद द टोकन ऑफ एडमिन। जो अभी आपने एडमिन का टोकन चुराया उससे आप रिक्वेस्ट लगाओगे, ठीक है, और आपका जो पासवर्ड है वो फिर अपडेट हो जाएगा। करंट जो पासवर्ड है तो वो वैलिडेट नहीं होता, तो आपको सोचना पड़ेगा, लॉजिकली पीसेस को बिल्ड करना पड़ेगा। इस टाइप के आपको सिनेरियोज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं, 3-4 वल्नरेबिलिटीज को भी जोड़ने के आ सकते हैं। और आपको वही है कि सिर्फ एडमिन पैनल पे जाने के लिए आपको वल्नरेबिलिटीज आपने जोड़ी, फिर RCE के लिए भी जोड़नी पड़ सकती है। तो फन होता है काफी एप्लीकेशन, पर जो फॉर्मेट है वो सेम रहता है। 48 आवर्स यानी कि 2 दिन का एग्जाम होगा। पहले 24 घंटे में 5 की 5 एप्लीकेशन को हैक करो, 70 पॉइंट्स बेसिकली आपको लेने होते हैं, और अगले 24 घंटे में रिपोर्ट उनको लिख के दो। रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, रिपोर्ट अच्छी नहीं है, आप उनको प्रूफ नहीं दे पाए, उनको समझ नहीं आए आपको, तो भी वो फेल कर सकते हैं। और बात आती है इसका रिजल्ट की, लगभग मेरे ख्याल से 48 आवर्स बाद मुझे रिजल्ट आ गया था। मेरा दिवाली के दिन ही रिजल्ट आया था, ठीक है, दिवाली की शाम को मेरे को आ गया था कि भैया आप पास हो गए हो, आप OSWA सर्टिफाइड हो गए। अब अगर मैं बात करूं मेन चीज जिसकी काफी लोग शायद से वेट भी कर रहे होंगे कि OSWA सर्टिफिकेशन की कॉस्ट कितनी थी, तो देखो इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 1,35,000, ठीक है। मेरे ख्याल से टैक्सेस से हट के तो लगभग 1,40,000 के आसपास पड़ेगा ये आप लोगों को, ठीक है। अब बहुत महंगा है, बहुत ही महंगा है, बट वो ये कि क्वालिटी प्रोवाइड करता है। मैंने आपको जैसा बताया, कंटेंट में हर चीज कवर करी जा रही है, आपको हर चीज सिखाई जा रही है, उसी से रिलेटेड एग्जाम आएगा, बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत फन आएगा। तो पैसे भी वो उतने चार्ज करते हैं, बहुत महंगा सर्टिफिकेट है, ठीक है, 1,40,000 के आसपास का सर्टिफिकेट है। 90 डेज का लैब एक्सेस आपको इससे मिलता है। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे को कैसा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस, ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस में मेरे को ऐसा लगा मेरे ख्याल से 6 आउट ऑफ 10। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों, इतनी तारीफ कर रहे हो, 6 आउट ऑफ 10। कुछ पॉइंट्स मुझे मिसिंग लगे। एक तो पहली बात, इन्होंने ये सर्टिफिकेशन मुझे ऐसा लग रहा है रश करने के लिए बनाया। जैसे क्या हुआ, बर्बस्वीट वालों ने ना अपना सर्टिफिकेशन निकाला वेब का, ठीक है, बर्बस्वीट सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, और इन्होंने टक्कर देने के लिए अपना निकाल दिया कि OSWM निकालते हैं। उसमें कुछ जल्दबाजी करी। एक तो बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज जो होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से वो नहीं है। जैसे मलिशियस फाइल अपलोड आप डाल सकते थे, आपने नहीं डाली, ठीक है। जैसे आप ऑथेंटिकेशन के OTP बाईपास, MFA बाईपास इसके डाल सकते थे, सिंपल वल्नरेबिलिटीज है, ठीक है। ऑथराइजेशन की कुछ और वल्नरेबिलिटीज आप डालो तो वो डाल सकते थे, वो सब नहीं डाली गई। मेरे हिसाब से वो डालनी चाहिए थे, वो बेसिक्स है यार, ये तो ये डालनी चाहिए थी, नहीं डाली गई, तो कंटेंट बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, कंटेंट को और डीप में पढ़ाने की अभी जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि और डीप में पढ़ाया जा सकता है, कुछ चीज़ों में और ज़्यादा पेलोड्स को और अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। जैसे एक्सेस में आपने कवर करा काफ़ी अच्छी चीज़ें, पर वो एक्सेस बहुत बड़ा टॉपिक है, और डिटेल में जाया जा सकता है उन टॉपिक्स में। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, कुछ जगहों पे मुझे ऐसा लगा कि आपने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि यही पेलोड जो पढ़ाए गए हैं वही काम करेंगे, मुझे ऐसा लगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लैब थी, फिशिंग वाली लैब, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाया कि भाई आपको अगर एक फिशिंग पेज जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाना है, XSS पेलोड की मदद से, तो आपको ये पेलोड यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने उसका एक ऑल्टरनेट पेलोड यूज करा, सेम काम कर रहा है। जैसे डॉक्यूमेंट डॉम में अगर आप बहुत सारे मेथड्स होते हैं सेम चीज को काम करने के लिए, तो मैंने एक दूसरा मेथड यूज करा, वो लोकली मेरे में बिल्कुल सही काम कर रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। लेकिन वो जब वो बॉट के पास जा रहा है तो बॉट उसमें क्रेडेंशियल सबमिट ही नहीं कर रहा है फिशिंग में। लेकिन जब मैं वही सेम ऑफसेट ने जो पढ़ाया है अपने कोर्स में जो पेलोड, वही जब मैं सेम पेलोड भेज रहा हूँ, दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम है, दोनों सेम पेज जनरेट कर रहे हैं, दोनों में वही सेम फिशिंग वाला कंटेंट है, सब कुछ सेम है। लेकिन जब मैं ऑफसेट का पढ़ाया हुआ बॉट के पास भेजता हूँ कि भैया इसमें डालो अपनी डिटेल,
वो सबमिट करके दे रहा है मुझे यूजर नेम पासवर्ड, लेकिन जब मैं अपना खुद का क्रिएटिव बनाया हुआ पेरोल भेज रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव लगा कुछ सेक्शंस में, हर जगह नहीं, क्योंकि पर एक्सेस में ऑफकोर्स एक्सेस में बॉट इंक्लूड था, बहुत जगह पे बॉट की जरूरत ही नहीं होती है, SSTI जैसी वनरेबिलिटीज, SSRF जैसी वनरेबिलिटीज, SQL इंजेक्शन, वहाँ पे बॉट का कोई था नहीं, तो वो बिल्कुल सही लैब्स थी। बट कुछ जहाँ पे बैकएंड में बॉट की जरूरत थी, CSRF हो गया, वहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत अभी है, ठीक है। बाकी एग्जाम को मैं बोलूंगा 10 आउट ऑफ 10। आई लव द एग्जाम। बहुत सोचना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, 24 घंटे दिए तो पूरे 24 घंटे आपकी खपत होती है, तो मजेदार एग्जाम, फन एग्जाम है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग है वो अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तो उस समय सही लगा। कंटेंट में इंप्रूव करने की थोड़ी जरूरत है, चीज़ों को और ऐड करने की जरूरत है, डीप में पढ़ाने की जरूरत है, और कंटेंट पे थोड़ा और काम करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगा। अब क्या आप लोगों को ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरे हिसाब से बहुत महंगा एग्जाम है, 1,40,000 बहुत महंगा। अगर आप लोग वेब में ही इतना जाना चाहते हो, वेब का कोई सर्टिफिकेशन देना चाहते हो, तो आप बर्ब स्यूट का सर्टिफिकेशन कर सकते हो। बर्ब स्यूट सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर सिर्फ मात्र कितने का है? 8,000 रुपए का सर्टिफिकेशन है, ये 1,40,000 का है। उस वाले सर्टिफिकेशन में इससे कहीं गुना ज्यादा वल्नरेबिलिटीज को कवर करा गया है, बट इसका अपना एडवांटेज है। मुझे वहां ऐसा लगता है, जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में, कि वहां इतनी ज्यादा चेनिंग ऑफ वल्नरेबिलिटीज नहीं है जितनी यहाँ पढ़ाई जाती है। उतना ज्यादा लॉजिकली वहां सोचना नहीं पड़ता है जितना यहाँ सोचना पड़ता है। दूसरा, उसके लिए आपके पास बर्ब स्यूट प्रोफेशनल होना ही होना चाहिए, और बर्ब स्यूट प्रोफेशनल आपको एग्जाम में मदद करता है। उसका जो एक्टिव स्कैनर है वो आपको वल्नरेबिलिटीज कुछ पॉइंट आउट करके दे देता है। यहाँ पे आप कितना मर्जी स्कैनर, तो मेरे पे तो प्रो वर्जन है, तो मैंने फुल स्कैनर रन करा, लेकिन कुछ नहीं मिला मेरे को, ठीक है। तो वहां पे आपको एग्जाम में हेल्प करता है, यहाँ पे कुछ हेल्प नहीं करे, आपको खुद पे काम करना पड़ता है, पूरा सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। दोनों में फर्क है, पर फिर भी पैसों का बहुत फर्क है। तो वो 8,000 रुपए का है, ये 1,40,000 का है। अगर तो कंपनी पे कर रही है, तो जैसे मेरी कंपनी पे कर रही थी, तो मैंने 1,40,000 वाला करा। क्यों? क्योंकि 7,000 वाला तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, वो तो मैं खुद के पैसे भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं 1,40,000 के पैसे खुद क्यों दूंगा? तो मैंने वो कंपनी से दिलवाया, ये चाहूंगा तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं आपको कहूंगा, अपनी जेब से दे रहे हो तो 7,000 वाला करो, कंपनी पैसे दे रही है तो 1,40,000 वाला करो। सिंपल सी मैथ्स है यहाँ पे। सो आई होप सो आपको अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैंने अपना पूरा जर्नी डिटेल में आपको बता दिया कि मैंने कितने दिन लिए, क्या क्या मैंने कहाँ से क्या पढ़ा, क्या कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्वेश्चन इन द सेंस कैसे सिनेरियोज एग्जाम में आ सकती है, कैसे एप्लीकेशन एग्जाम में आ सकती है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।